ओके, आई थिंक सभी बच्चों के डाउट्स कवर हो गए हैं इसमें, राइट? किसी का कोई पेंडिंग तो नहीं है? होप क्वेश्चंस तुम्हारे सामने होंगे, स्पेशली न्यू स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन शेयर नहीं किए गए। आज जब मैं होमवर्क दूंगा तो ये फाइल वापस से शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो नए बच्चों के पास भी होंगे। फॉर न्यू स्टूडेंट, ये प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कशन हो रहा है, डेफिनेटली विल नॉट गेट एनीथिंग राइट नाउ, बट नेक्स्ट हेडिंग जब हमारी स्टार्ट होती है तो वहां से तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी। Question number 4. The number of radiations having frequency this, wave number of radiation having frequency this. हाँ अर्जुन, तुम्हारा डाउट क्या है? यस सर। फ्रीक्वेंसी दे रखा है अर्जुन इस क्वेश्चन में, you have to find out wave number. Yeah, can we say that frequency by c is 1 by lambda? c को डिवाइड कर दो, which is wave number. So wave number is nothing but just the nu by c. कितना वैल्यू दिया है न्यू का? क्या इसके आगे सॉल्व कर लोगे अर्जुन, या करके बताना है पूरा? नहीं सर, कर लूंगा। 9th question. Work function of a metal is 4 electron volt. To eject a photoelectron of zero velocity from the surface of the metal, the wavelength of incident light should be above. हमें बोल रखा है वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ पूछा है। कैन वी से दैट वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय लैम्डा? ये वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लगेगा, दैट शुड बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। हमें वेवलेंथ बताना है। कैन वी से दैट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला देखा है हमने 9 क्वेश्चन के लिए? यस सर। यस सर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वर्क फंक्शन वैल्यू इन द 9th क्वेश्चन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 12400 अपॉन 4 3100 एंगस्ट्रॉम। आंसर इज 4। क्लियर है सर लेकिन यस सर एक क्वेश्चन सर लेकिन वो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी अबव, तो अबव अगर 3100 के वो होना चाहिए, शुड बी। यस, क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी इनएप्रोप्रिएट है। द लैंग्वेज शुड बी बिलो। शुड बी बिलो इज मोर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। उससे ज्यादा होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। लैंग्वेज में थोड़ा सा गलत है वो। टेंथ क्वेश्चन बिना सोल्व किए मैं आंसर बता सकता हूं यदि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। The energy required to remove an electron from a metal X is this wavelength of light which cannot photo eject the electron. ये तो डेफिनेट है, वेवलेंथ जितना ज्यादा उतना कम एनर्जी। तो सब इसमें चारों ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं है ऑप्शन, चारों में कुछ वैल्यू दे रखे हैं। थर्ड ऑप्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मतलब मिनिमम एनर्जी। तो एक वही ऑप्शन बचता है। चार वेवलेंथ दिए, मुझे पूछा गया चारों के अलग अलग वैल्यू, जिसका सबसे कम एनर्जी होगा डेफिनेटली वही इजेक्ट नहीं कर पाएगा। गॉट इट? तो सर आंसर मतलब इसे सॉल्व करके नहीं करना था क्या? सॉल्व करके भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर सॉल्व करके 5.9 आता है, 5.9 माइक्रोमीटर, तो 6 भी आंसर हो सकता है ना? तो अब फिर मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार।
6.626 into 3 divided by 3.31, 6.004 आ रहा है। ओके ठीक है, सर। after 10, question number 12. Copper metal work function is given, can show photoelectric effect if the wavelength of photon is, again बिना सॉल्व किए मैं आंसर बता सकता हूं इसका। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो करेगा, जब वेवलेंथ का वैल्यू मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम। ये तो डेफिनेटली 2000 वाला, कोई दूसरा कर रहा होगा तो 2000 वाला तो करेगा ही करेगा। आंसर इज 2000 एंगस्ट्रॉम। So without solving you can directly report the answer. Solve करना है तो ये वाला फॉर्म 12400 upon 4.8। तो जो भी वेवलेंथ आएगा उससे कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ फॉल किया तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। Sir, that wavelength is coming 2583 by solving. Yes, sir. 2583। So I added on. तो उससे कम ऑप्शन है कि ये 2000। For photoelectric effect can be said that wavelength passing through this wavelength falls on a metal surface should be less than or equal to lambda naught। क्या ये कंडीशन लिखी है हमने? तो ये तुम्हारा आ गया 2500 समथिंग, तो 2000 से कम। क्या कुंजल 11 क्वेश्चन क्लियर है भी? मिताली सॉरी 12 पे थे हम ना, नॉट 11। 12 कुंजल का था, बस कुंजल का ही दिख रहा है, और सम्यक का था। दोनों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Maximum kinetic energy of photoelectron using photons having wavelength 2000 angstrom at copper metal will be work function of copper। 13 क्वेश्चन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कई पूछा है हमसे। एनर्जी सप्लाइड, वर्क फंक्शन प्लस के। देखो 13 क्वेश्चन में एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के 12400 upon wavelength in angstrom। वर्क फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अब क्वेश्चन आता है सर आपने इसको इस फॉर्म में क्यों यूज किया? व्हाई यू आर नॉट राइटिंग hc by lambda? क्योंकि सारे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके सॉल्व कर ले। क्या इसके आगे मुझे बताने की जरूरत है? अब हो जाएगा इसके आगे No, 2000। Yes, sir. 2000 लिखोगे तो ये आ जाएगा 6.2 minus 4.8, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फाइनल आंसर। Seventh, wavelength of photon having energy 2 electron volt। सेवंथ क्वेश्चन है सम्यक का। हाँ सम्यक अनम्यूट करो। सम्यक Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो क्या फॉर्मूला है? वन टू लिखा है, यहीं पे लिखा है अभी तो। सम्यक आई एम वेटिंग, बोलो जल्दी। सम्यक इज देयर और नॉट? सम्यक गायब मीटिंग से। यस सर। आया वापस से रिज्वाइन किया है। सम्यक कैन यू हियर मी? डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ पता चला मुझे। 12400 डिवाइडेड बाय बाय वेवलेंथ। चलो
wavelength in angstrom 12400 upon energy दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6200 एंगस्ट्रॉम। क्या हमें ऑप्शन में किस यूनिट्स में दे रखे हैं वेवलेंथ सम्या? 7 क्वेश्चन में मीटर्स में, तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लो इनटू 10 टू द पावर -10, so 6.2 10 to the power -7 meter. First option is correct. Clear है? Yes, sir. After question number 7, question number 8. One quantum is absorbed per gaseous molecule of X2, converting it into X atom. ये पर मोल वाला केस है, बता देता हूँ चलो। सर ये फर्स्ट आंसर होगा। One quantum absorbed per gaseous molecule. If light absorbed has wavelength this, the bond energy of X2 will be. देखो एक मॉलिक्यूल ब्रेक होने के लिए इतना वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितना एनर्जी उसे ब्रेक करने में लग रहा है? 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन का एनर्जी है, व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय वन मॉलिक्यूल। So one molecule can absorb this much wavelength. This can absorb 10 electron volt energy. Is that okay? बोलो यस नो जल्दी, किसका डाउट था? Yes, sir. मिताली क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11. हाँ मिताली, लेक्चर नोट्स में देखो, इफ वर्क फंक्शन इज गिवन hc by lambda नॉट, उन्होंने बोला है वर्क फंक्शन है hc by lambda नॉट, जो हमें पता भी होता है। So what should be the necessary condition to have photoelectric effect? Photoelectric effect होने की necessary condition क्या है? Lambda falling should be less than equal to lambda naught. जो भी wavelength fall हो रही है, that lambda should be less than equal to lambda naught. Clear है? Yes, sir. किसी का कोई और डाउट रह गया है क्या, गलती से मैंने मिस कर दिया हो तो पूछ लो अभी अनम्यूट करके। कितने बच्चों ने सेक्शन बी सॉल्व किया था? रेज योर हैंड। जितने बच्चों ने किया था। काफी बच्चों ने किया है, बट स्टिल आई कैन सी ऑलमोस्ट 13 12 13 स्टूडेंट हैव नॉट डन। क्या कर रहे हो फिर तुम लोग? स्पेशली जो पुराने बच्चे हैं, जो नए हैं, चलो आज ही आए उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट पुराने बच्चे क्या कर रहे हैं? ईशान, सानिया, क्यों नहीं किया तुमने? वैष्णवी, स्वराज, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ क्यों नहीं किया? तन्वेश, ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2 से भी होमवर्क था। डाउट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2 फास्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 उतना होमवर्क में दिया गया था। I am going to discuss doubts at the start of the very next lecture after giving the homework. तो तुम्हें करना ही कोई ऑप्शन नहीं है, और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दिया जा रहा है।
मेरा लेक्चर फ्राइडे को था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन का गैप है तुम्हें, 4 दिन के गैप में तुम मेरी 25 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या पढ़ रहे हो? उतना तो मतलब अभी तो स्टार्टिंग में बहुत कम होमवर्क था। Three, 5, 8, 7, 11, exercise 2, 3, 5, 6, 7, 9, 3, 5, 6, 9, 8, 9, 11. चलो, आई थिंक सभी के डाउट्स हो गए कवर। 3 + 3 + 3 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। गुड, मेरा होमवर्क बना दिया है तुम लोगों ने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग Fe 54, 56, 57, 58 isotopes। फर्स्ट का है, सारे ऑप्शन में दे रखा है, कुछ सोचना ही नहीं। फर्स्ट इज isotopes, सेकंड सॉरी फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आइसोटोप्स, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम, वो सेम मास दिख रहा है तो आइसो बार, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। हाँ, वैसे सेकंड किसका डाउट था, तुम मुझसे स्पेसिफिक पूछ लो कि किस उसमें है। सायन, तुम्हारा अगले का डाउट था फिफ्थ वाला तो मैं- ऑप्शन, कौन सा? वो फिफ्थ वाला, उसमें डाउट। फिफ्थ, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स। फिफ्थ का ए, वो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप्स को जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 होता है उसको ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। सर क्या? सब सेम एलिमेंट नहीं है ना? This can also be written as deuterium, this can also be written as tritium T, तो वो सेम Okay. एलिमेंट ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ओके, राइट? थैंक यू। यस सर। और नीचे एटॉमिक नंबर दिख रहा है ना, वैसे 1 1 1 1 तीनों में तो सेम एलिमेंट तो नहीं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, the ratio of charge by mass value of an electron and alpha particle। देखो, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837, नेगेटिव साइन चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा। क्या हमने चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन अल्फा के दोनों के लिखे हैं लेक्चर नोट्स में? yes sir। Yes, sir. दिस अपॉन दिस, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस इज आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। पूछा गया 1837 अपॉन 1/2, फाइनल आंसर होगा इसका 3674, 3674।
एक भी ऑप्शन नहीं। क्लियर है सायन? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन किसका डाउट था? सम्यक का था, श्वेता का था, काफी बच्चों का था। मुझे बताओ फिफ्थ क्वेश्चन में कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज फ्रैक्शन ऑफ एटम व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। कितना फ्रैक्शन एक एटम का न्यूक्लियस ने ऑक्युपाई किया है? तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ले लो, नीचे वॉल्यूम ऑफ एटम ले लो। 4/3 पाई क्यूब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 4/3 पाई क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम। तो यहाँ पर r 4/3 पाई कैंसल, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर, वैसे तो याद होना चाहिए बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और एटम का साइज -8, क्यूब कर लो, सिंपल सा कैलकुलेशन। क्या अभी हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन? काफी बच्चों का डाउट था क्योंकि सर Excuse me, क्वेश्चन sir. फिर से एक्सप्लेन करो ना। सॉरी पार्डन, फिर से बोलो। क्या है जिसका भी डाउट था अभी हो जाएगा? Excuse me, sir. यस स्वराज। Sir, so 10 raised to minus 13 is a constant for radius of nucleus of all atoms. It is not constant. Definitely, we have this formula for the radius, but the order of radius for the nucleus is this approximately. It can be 2, 3, 4 something into this. We have this relation. It depends on mass number. If you have more number of protons and neutrons, size of nucleus increases. तो हमने यहाँ पे सेकंड नेट में पूछा ही एग्जैक्ट वैल्यू रेडियस का, r equal to r naught मास नंबर पावर 1/3। तो मुझे बताओ क्या हमने फॉर्मूला देखा है लेक्चर नोट्स? लिखा है नहीं लिखा है? यस सर Yes. लिखा है। R naught is 0.1 to 1.5 Fermi. Average value 1.3 Fermi. Fermi means 10 to the power minus 15 meter. You know? So mass number 27 power 1/3 1.3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे, क्यूब रूट ऑफ 27 is 3. 3 into 1.3 3.9 Fermi. Fermi means 10 to the power minus 15. Approximately देख लेना जो भी ऑप्शन दे रहा है। ऑर्डर ये होता है, एग्जैक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाएगी। एक्चुअली इतना छोटा नंबर है ना -15, इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई करोगे भी तो उतना मैटर नहीं करता है, मतलब हमें एक रफ ऑर्डर पता लग जाता है कि कितना ऑर्डर है। 8th क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर, जिसका भी डाउट था। सर 8 में होल नंबर में आंसर है। हाँ तो ये 3.9 आ रहा है, 3.9 के क्लोजेस्ट 4 मुझे दिखता है होल नंबर में। 4 आंसर दे रखा है क्या एक ऑप्शन? देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। 8th में, एक मिनट, 8 थोड़ी सोल्व किया मैंने, क्या किया है, कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया है मैंने? 6 कर दिया है मैंने। 6 भी डाउट था, हाँ मैंने गलती से 6 कर दिया, 6 क्वेश्चन कर दिए। The radius of nucleus of aluminium. तो 6 क्वेश्चन R naught a to the power 1/3 और हमारा आंसर आ रहा है 3.9, मतलब closest to 4. Fourth option is correct for 6th question. क्योंकि R naught का वैल्यू वेरी करता है 1.1 से 1.5 फर्मी के बीच, मैंने एवरेज 1.3 ले लिया। 6th is okay, जिसका भी डाउट था 6
Yes, sir. Yes, Yes, sir. good. देखो क्वेश्चन नंबर 8 12,000 किलोहर्ट्ज सो सॉरी 1200 किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले तो SI यूनिट फ्रीक्वेंसी दे रखा है how many number of waves means complete oscillation will be there in 2 kilometer distance that is 2000 meter distance 2000 meter distance में कितने complete waves बनेंगे कितने complete oscillation होंगे so by definition wave number होता है 1 by lambda it is a number of complete oscillation in one या छोड़ो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर लो divided by lambda for one complete oscillation distance will be lambda clear so एक complete oscillation के लिए distance lambda है तो 2000 मीटर में कितना waves बनेंगे 2000 divided by wavelength let's say this value is 10 centimeter so how many complete wavelengths will be there in 50 centimeter 50 by 10 in 2000 centimeter 2000 by 10 तो wavelength divide कर देंगे अब हमें wavelength निकालना है SI यूनिट में ये भी SI यूनिट ये भी SI यूनिट so wavelength यहाँ से frequency equal to c by lambda तो wavelength हो जाएगा c by nu clear wavelength can be replaced by 2000 c by nu 2000 into nu upon c nu का वैल्यू ये रहा c 3 into 10 to the power 8 कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं हो जाएगा अभी 8 क्वेश्चन समिधा is that Yes, okay 8 sir. question Yes, sir. अंकुर Yes, sir. गुंजन पता है जब Yes, तुम sir. जो भी तुम्हारे डाउट होमवर्क नोटबुक होगा ना होमवर्क नोटबुक में तुमसे क्वेश्चन नहीं बना तुमने मे बी पॉसिबल ट्राई किया हो कट किया हो नहीं बना वहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि जब टीचर बता रहे हैं तुम उस होमवर्क नोटबुक में लिखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस नीट सीईटी इन एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में मैटर बिल्कुल ये नहीं करता कि हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं डेफिनेटली क्वेश्चंस तो करने ही हर टाइप के प्रैक्टिस करने बट उससे ज्यादा मैटर ये कर जाता है जो भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्या उन क्वेश्चंस में 100% हम कॉन्सेप्ट गेन कर पा रहे हैं यदि 100% कॉन्सेप्ट गेन कर पाएंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट पे 5 क्वेश्चन और भी बनेंगे तो हम वो भी कर देंगे फिर हमें एक ही कॉन्सेप्ट पे 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बजाय इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली 4-5 क्वेश्चंस बट इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग वो ज्यादा मैटर कर जाता है क्लियर मतलब हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को ले 11-12 लेवल पर चाहे वो सीईटी हो मेंस हो एडवांस हो नीट हो हर किसी में फंडामेंटल से यदि तुम्हारे स्ट्रांग है तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ यदि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तुम किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं फंडामेंटल सिर्फ आईआईटी एडवांस के लिए लगता है सीईटी मेंस के लिए या नीट के लिए नहीं लगेगा फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी के लिए जरूरी है और ये पता है कहाँ मैटर कर जाती है दोनों एग्जाम को बताता हूँ नीट में 1 मिनट एक क्वेश्चन मिलता है 180 मिनट 180 क्वेश्चन सिमिलर सीन सीटी में भी होता है मेंस में आप 2 मिनट मान लो एक क्वेश्चन के लिए अब उतने कम टाइम में हमें वो क्वेश्चंस करने के लिए यदि हमारे हमें एक पिक्चर क्लियर होगी हाँ क्वेश्चन पढ़ा अच्छा इसमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का था क्या लैम्डा क्या होता है बाय डेफिनेशन इट इज लैम्डा जहां सुना इट इज अ डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या हमने लेक्चर नोट्स में लिखा है इट इज अ डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन Yes, sir. yes sir definition लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ और डिस्टेंस फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन तो मैं क्लिक करता है एक ऑसिलेशन एक वेव के लिए लैम्डा डिस्टेंस है 2000 मीटर में कितने वेव्स होंगे 2000 बाय लैम्डा मतलब वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी
जो हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं हम कैसे सुन रहे हैं, टीचर्स कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, तो वो बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि ये अब हम 10th या 12th बोर्ड का एग्जाम्स नहीं देने जा रहे हैं कि तुम्हें कुछ लिखाया गया एज इट इज, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, लिखना है तुम्हें वहां जाके उसको एज इट इज पॉइंट्स में अच्छे से, अच्छी राइटिंग में अच्छे सब कुछ लिखोगे, मार्क्स आएंगे। अब वैसा सीन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सीन। तो हर एक टर्म जो क्लास में एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको कहाँ कैसे यूज करना है बहुत मैटर। पता है काफी बार तुम इन चीजों को, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कोई भी टीचर लेक्चर ले रहा है, तुम रियलाइज भी नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन आता है फिर से हमें पता कैसे चलेगा कि किन चीजों पे कैसे फोकस करना है। व्हेन यू आर गिविंग टेस्ट, आफ्टर गिविंग टेस्ट यू हैव टू एनालाइज योर पेपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें लगा था तो बन ही जाएगा जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे और एग्जाम में तुमसे नहीं बना या एग्जाम में तुमने गलत किया। अब हमें उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें फोकस करनी चाहिए थी वो हमें अब क्लास में करनी है, उस तरीके से फोकस करना है। और पता है जब तक सेल्फ एनालिसिस, थोड़ा सा थॉट प्रोसेसिंग, थॉट तुम बैठ के नहीं सोचोगे कि क्या गलत किया है तो तुम अपनी गलती को सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें इतनी इजी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितनी 10th तक हुआ करती, थोड़ी सी ट्रिकी है, कंपटीशन है। लास्ट ईयर नीट का पेपर काफी इजी आ गया था, अब तक का कभी रिकॉर्ड ही नहीं था कि 700 प्लस कोई बच्चा गया हो, सिर्फ एक बार गया था 701, 720 तो बच्चे आ गए, 705 पे 30 बच्चे आ गए। तो आउट ऑफ 720 मतलब तुम समझ रहे हो 180 क्वेश्चन में से मैं भी यदि एग्जाम देने बैठा और मुझे सब कुछ आता होगा तो शायद 3-4 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक के गलत हो जाता। मैंने क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं कि वो इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा और उसके गलत हो, तो 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं 180 मिनट में 180 क्वेश्चन। तो बहुत कम मार्जिन है हमारे पास, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है एरर का। तो सारी चीजें डे बाय डे बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तब जाके वो वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। हमें स्ट्रेस लेके नहीं करना है, हमें बस सोच समझ के आगे बढ़ना है। हमें एग्जैक्टली पता हो कि हम कब कितने पानी में हैं, हमें कितना और ऊपर जाना है, मतलब हमें एग्जैक्टली अपनी करंट सिचुएशन पता होगी, हमें कैसे वर्क करना है, उस पर थॉट देते रहना है, सोचना है हर 7 दिन में। अभी तो चलो स्टार्टिंग था, बट हाँ डेफिनेटली अब तुम्हारा सिलेबस थोड़ा सा पेस से जाएगा और टेस्ट वगैरह भी अभी तक नहीं हुए थे क्योंकि स्टार्टिंग में थे, तो टेस्ट भी शायद इसी कमिंग संडे से तुम्हारे स्टार्ट भी होंगे, टेस्ट होंगे, सब कुछ होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो हमें हर संडे को बैठ के प्लानिंग करनी है, ये 7 दिन में हमें क्या क्या करना है, कैसे चीजों को टारगेट करना है, पुराने टॉपिक्स कौन से हैं जो अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे उन पे कैसे वर्क करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट अनाउंस हुआ तभी कर रहे हैं, तो थ्रू आउट वीक हमेशा ही थ्रू आउट 2 इयर्स हमें इस प्लानिंग के साथ चलना है। एक वीकली प्लानिंग हमेशा लेके चलना है कि ये चीजें हमें ऐसे ऐसे टारगेट करना है। मैं कुछ चीजें अगेन पहले भी बताई है, मैं फिर से बताता हूँ। पूरा पढ़ने का प्रोसेस ये रहना चाहिए, हमने लेक्चर अटेंड किया, प्रॉपर्ली लेक्चर को जितना फोकस होकर सुन सकते हैं सुन लिया हमने, लेक्चर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर ही बनाए। यदि बाय चांस कोई टीचर उतना टाइम नहीं दे रहे हैं तो अनम्यूट करके चैट बॉक्स में अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो सर प्लीज वेट। उसके बाद भी नहीं मिला तो फिर उतना पार्ट छोड़कर कि हाँ ये नहीं लिख पाए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? अगेन ये एडवाइजेबल नहीं कि सर हमेशा स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख रहे हो, टाइम वेस्टेज है और वो फिर एक लेजीनेस आ जाती है बाद में लिखने वाली। तो ड्यूरिंग द लेक्चर लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाएं। आफ्टर लेक्चर सबसे पहले जब तुम पढ़ने बैठोगे यू हैव टू रिवाइज योर लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं वापस। वो लेक्चर नोट जो तुम रिवाइज करोगे ना वही है कि तुमने जो अटेंड किया है वो 100% तुम्हें समझ में आ रहा है। मे भी पॉसिबल उसमें से 1-2 पॉइंट ना समझ में आए, उसे नोट करके लिखा, नोट कर लिया और हमेशा उसको नोट करके एक पेज पे लिख लिया। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ, सर ये आपने लास्ट लेक्चर बताया था इसका थोड़ा वापस बता दो। तो टीचर भी काफी हैप्पी होते हैं कि कोई ऐसा बच्चा पूछता है, चलो इसका मतलब पढ़ा है लास्ट लेक्चर का, तो वहीं से हमें स्टार्ट करना है। क्या सेकंड, लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद हम होमवर्क में मूव करें। जब हम होमवर्क कर रहे हो क्लियर, इतने क्वेश्चंस डाउट आने का रीजन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या है। इतने रीजन क्वेश्चंस डाउट आने का रीजन ये है कि हम होमवर्क कर रहे हैं, हमने लेक्चर नोट्स हो सकता है पढ़े हो सकता है ढंग से पढ़े भी ना हो, होमवर्क कर रहे हैं, अच्छा इसका ऐसा बन गया चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनना छोड़ दिया, और हमने फिर आके लेक्चर में पूछ लिया। होमवर्क करते समय लेक्चर नोटबुक सामने होना चाहिए। लेक्चर नोट से तुम्हें यदि एक हेडिंग आया इस क्वेश्चन का वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना समझ में आता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का पेज पलटा खुद से बन गया तो बहुत अच्छी बात है। लेक्चर नोट्स में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले गए, वहां पर कौन से फॉर्मूले हमने क्लास में लिखाए थे, क्या उस फॉर्मूले से कहीं रिलेट कर पा रहे हैं। तो जब तुम लेक्चर नोट से जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बने उन्हें रिलेट करने की कोशिश करोगे ना तो बेस्ट वे है। मतलब जब तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आता है, वो क्वेश्चन तुम कभी नहीं भूलते।
फर्स्ट अटेम्प्ट वाला तो फिर भी भूल जाए, बट ट्राई करो। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आके टीचर से पूछना है। मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि तुम हमसे पूछो मत, मैं इसलिए बोलूँ कि तुम खुद ट्राई करोगे, देन एग्जाम में तुम्हें बनाना है क्वेश्चन, तो वो तुम सेकंड थर्ड टाइम में भी सही करोगे तो बेस्ट वो क्वेश्चन ऐसा होगा, बेस्ट मेमोरी में रहेगा तुम्हारे। अच्छा हाँ, इसमें ये ध्यान रखना होगा। फिर कुछ क्वेश्चन फिर भी नहीं बने, जैसे डिस्कशन हो रहा है, क्लास में डिस्कस हुआ, डिस्कशन के बाद बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि क्वेश्चन बन गया है। जितने डाउट थे सेम डे जाके जब लेक्चर नोट्स पढ़ोगे उसी के बाद या उसी के पहले वो क्वेश्चंस जो तुमसे नहीं बने थे वो खुद से ट्राई करो, फिर से बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है फिर से देखो सर ने क्या सॉल्यूशन बताया। मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं है, उसी क्वेश्चन पे हमने ज्यादा वर्क किया जब हमें नहीं बना था, तो वही तो हमें करना है 2 साल। जो चीजें हमें नहीं बनी, जो एकदम से नहीं समझ में आई, उन पे ज्यादा वर्क करना है। इज दैट ओके? क्या इतना Yes, क्लियर है sir. सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन है सर, इस संडे टेस्ट केमिस्ट्री है या बायोलॉजी का है? केमिस्ट्री का तो है, बायोलॉजी का भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। और ट्राई करेंगे कि फिजिक्स का भी कंटेंट हो गया होगा तो एक 720 मार्क्स के टेस्ट लेंगे। बोलो ऐसा कर लें हम? Yes, sir. 720 का टेस्ट रख लें फॉर नीट हाँ, बेच, sir. और Yes, sir. फॉर मेंस बेच काफी कुछ बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो उनका टेस्ट में इस संडे ना रख के नेक्स्ट संडे रखते हैं फिर हम। तो केमिस्ट्री का तो टेस्ट है, मैं फिजिक्स वाले सर से बात कर लेता हूँ। पाठक सर ने बोला है बायो के टेस्ट का तुम्हें? सर टेस्ट No, sir. उतना पता है पर वो नहीं बताया। चलो केमिस्ट्री का टेस्ट तो फाइनल है, मुझे रिस्पेक्टिव टीचर से बात करनी होगी कि उनका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, और ये तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। सिलेबस विल बी व्हाटएवर कवर्ड टिल डेट, उस दिन के पहले तक जितना भी कवर हुआ हो, ठीक है? तो सिलेबस ऐसा बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टेस्ट कहाँ होगा? पोर्टल पे वो सारी लिंक वगैरह तुमसे शेयर की जाएगी, और एक लेक्चर में मैं पहले एक्सप्लेन भी कर दूंगा स्क्रीन शेयर करके कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है। और टेस्ट का टाइमिंग यदि तीनों सब्जेक्ट का और 2 to 5 रहेगा तो नीट का टाइमिंग आफ्टरनून, और एक सब्जेक्ट का रहा तो मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम बता दूंगा। सिलेबस व्हाटएवर कवर्ड टिल डेट, ओके। हम थे 8th क्वेश्चन हो गया था हमारा।
चलो क्वेश्चन नंबर 7, किसका डाउट था? 7 गायत्री, R1 upon R2 ratio of radius of nucleus 2/3 by formula R naught a to the power 1/3 R naught a to the power 1/3 mass number A1 mass number A2 R naught कैंसिल हुआ, दोनों तरफ क्यूब कर दो, 2/3 का क्यूब is A1/2 8/27 is the final answer. Or 7th question. Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. 11th question, based on photoelectric effect, when supplied wavelength is supplied wavelength is lambda, kinetic energy is 1 electron volt, hc by lambda work function plus kinetic energy, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। या जब हमने सप्लाइड वेवलेंथ को 1/3 कर दिया, लैम्डा बाय 3 कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, वेवलेंथ कम किया, एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। hc by lambda by 3 हो गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों का रेशियो ले लो। सो दिस अपॉन दिस इक्वेट कर दो, hc by lambda कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो 1/3 5 + 1 5 + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। क्या 11th क्वेश्चन क्लियर है? सम्यक, श्रेया, Yes, sir. Yes, sir. अंकुर, अंजलि, Yes, sir. Yes, sir. 9 क्वेश्चन, टोटल एनर्जी दे रखा है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखी है, आइस में इतना एनर्जी है, वैसा है, सब कुछ है, हमें इंटरप्रेट ये करना है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज दिस, नंबर ऑफ फोटॉन दैट यू हैव टू फाइंड आउट, वेवलेंथ इज गिवन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E total equal to nhc by lambda, E total लिखा, nhc का मल्टीप्लिकेशन अपॉन वेवलेंथ इन SI यूनिट, सब कुछ SI यूनिट क्योंकि ये जूल्स में दे रखा है। कैलकुलेशन छोड़ दूं मैं तुम्हारे लिए n का? यस सर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, एनर्जी सप्लाइड, हमने एक फोटोन सप्लाई किया, वो दो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक बॉडी ने उससे दो फोटोन के फॉर्म में एमिट कर दी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी इज एमिटेड इन द टू फोटोन्स, जितना सप्लाई एनर्जी दोनों फोटोन का सम, एक वेवलेंथ सप्लाइड दे रखा है, एक एमिटेड दे रखा है, ये 300 ये 400 और ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? We don't have any law like conservation of wavelength, we have law conservation of energy, cannot be created nor be destroyed। एनर्जी hc by lambda, hc कैंसिल कर दिया, 1 by lambda 1 by lambda 1 1 by lambda 2, ये दोनों दे रखे हैं, इसके लिए सॉल्व करना है, अरेंजमेंट है, एक ले लो 400 एक ले लो 300, सॉल्व करना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी? Yes, sir. काफी बच्चों मुक्तिद हो जाएगा? हाँ सर। चलो, डाउट्स कंप्लीटेड? हाँ, बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट करने के पहले उसमें सिर्फ एक छोटा सा यूज आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सभी के लिए एक बार रिवाइज भी करा रहा हूँ, शॉर्ट में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, और न्यू स्टूडेंट फॉर्मूले लिख भी लेना। क्लियर?
क्योंकि उसमें ये एनर्जी एचसी बाय लैम्डा वगैरह सब कुछ यूज आएगा। According to Planck's quantum theory, any body which absorbs or emit energy is always absorbed or emitted in the form of small packets, quanta, bundles. हमेशा एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी छोटे पैकेट, छोटे बंडल्स के फॉर्म में। या अब ये एक बॉडी है, हमने इसको कुछ एनर्जी सप्लाई की। एनर्जी मींस हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, कुछ रेडिएशन सप्लाई की। दिस रेडिएशन इज कंटिन्यूअस फॉर्म, बट जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी देयर इज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको इस वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रेडिएशन का एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना पड़ता है। ये बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। This small packet or bundle is called quanta or quantum. इसे कहा जाता है quanta, quantum and photon. इतने टर्म्स बोले जाते हैं and this is indivisible. ये कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट है एनर्जी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वांटा का एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटा इज h nu और hc बाय लैम्डा। अभी यहाँ पे न्यू और लैम्डा क्या है? h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। मैं एक लेक्चर की लिंक शेयर करूंगा आज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो सभी को सबसे पहले देखना है, स्पेशली न्यू स्टूडेंट ध्यान रखना, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर देखना, क्योंकि सिर्फ इसी का यूज है मुझे बोर्ड्स मॉडल, बाकी दूसरा सबका यूज नहीं है। So energy of a quanta in terms of wavelength, nu को लिख सकते हैं c by lambda। एक फोटोन का एक क्वांटा का इतना एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी कितना होगा? if n quanta is absorbed or emitted तो वो इतना होगा, where n is number of quanta which is always whole number, where वो हमेशा whole number होगा। so बस इतना सा ही है। Energy is absorbed or emitted in the form of small packets or bundles. This packets or bundle is called quanta, और quanta का energy होता है h nu और hc by lambda। Total energy absorbed or emitted number of quanta into energy of one quanta। h का वैल्यू कितना होगा? h का वैल्यू होता है 6.626 10 to the power minus 34 in SI जूल सेकंड। कांस्टेंट है। c का वैल्यू वैक्यूम में, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्लियर। और इसी hc बाय लैम्डा को अभी हमने इस फॉर्म में भी लिखा था, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि तुम इसको जूल्स में नहीं ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हो, तो hc का वैल्यू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, क्लियर। hc कांस्टेंट, उसका वैल्यू ये लेना होगा, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 10 to the power minus 19 जूल। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 to the power minus 10 मीटर। क्या इतना क्लियर है? न्यू स्टूडेंट स्पेशली जिन्होंने आज ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। Yes, sir. मैं आज लेक्चर के बाद अगेन जिस प्रायोरिटी बेसिस पे तुम्हें जो लेक्चर्स देखने होंगे वो शेयर करूंगा, तो उन्हें ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर के पहले देख लो, इवन आजकल में ही देख लो, और जब देखोगे तो लेक्चर नोट्स भी बना लेना, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब एक हेडिंग तुमने पहले लिखी उसके बाद पीछे वाली हेडिंग लिखी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर नोट्स सब रहना। चलो चले हम आगे।
कूलम्स लॉ किसी ने पढ़ा है? 10th तक था किसी सिलेबस में किसी के? कूलम्स लॉ Yes, sir. No, sir. ठीक, कुछ आई थिंक आईसीएससी के सिलेबस में हो सकता है, आई डोंट नो सीबीएसई एंड एचएससी का। टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। पॉइंट चार्ज पार्टिकल मींस देखो ये पूरे बोर्ड पे चार्ज है, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अब ये मैंने पॉइंट बना दिया, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होता है। अब तुम बोलोगे मेरा इस बोर्ड से डिस्टेंस क्या है, तो एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर, एक डिस्टेंस ये हो गया, सो अलग अलग एंगल पे अलग अलग डिस्टेंस आ सकता है। तो पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो जाता है, इसलिए पॉइंट चार्ज वर्ड यूज किया है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस, अच्छा हमें ये पता है कि यदि दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, क्या फोर्स होगा इनके बीच में? Repulsion. रिपल्शन। नेगेटिव, Sir, यदि please दोनों pardon. नेगेटिव हो गए तो Repulsion. Repulsion. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो Attraction. तो ये तो हमें पता है फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी देयर इफ बोथ आर लाइक चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। Now the question is what is the value, what is the magnitude of this force of attraction or repulsion that is given by Coulomb's law। जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल उतना ज्यादा उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकता है। जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस जाओगे ज्यादा उनके बीच का अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाएगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर? F is proportional to Q1 into Q2 by R square के inversely proportional, चार्ज के directly proportional। और ये कहां से आया? ये कूलम्स ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके निकाला था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, अभी K का वैल्यू क्या है? मैं सब कुछ लिख देता हूं, Q1 Q2 वैल्यू ऑफ चार्ज R distance between charge K K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट which is 9 into 10 to the power 9। ये जो एप्सिलॉन है इसे कहा जाता है परमिटिविटी। क्लियर? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी बहुत डिटेल में फिजिक्स में आएगा, एक चैप्टर है कूलम्स लॉ 12, हमें तो थोड़ा सा यूज करना है इसलिए डिफाइन किया है। और इसका वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होता है एयर और वैक्यूम में। इसका मतलब क्या अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग वैल्यू होगा? यस, इसके अलग-अलग वैल्यू होंगे। और सिंपल सा लॉजिक है, यदि Q1 Q2 और डिस्टेंस को तुमने सेम रखा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन है, अभी एयर है, अब मैं सॉलिड मीडियम ले रहा हूं तो डेफिनेटली सॉलिड मीडियम इनके बीच में आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, K इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। या एयर वैक्यूम में इसका वैल्यू फिक्स है, इतना होता है। मुझे यूनिट्स बता दो क्या होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, K का यूनिट कैलकुलेट करना है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, कूलम स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। तो K का यूनिट R स्क्वायर का यूनिट मल्टीप्लाई किया, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या इतना हमें समझ में आता है? Excuse me, sir. यस। Sir, please explain that K is equal to 1/4 pi, that E0 that is written. This is called epsilon, EPS, epsilon नॉट, जीरो लगा है नॉट, और एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। अगेन मैं उसमें लिखा भी नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि फिजिक्स में डिटेल में आएगा। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी कांस्टेंट। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। एयर वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, पूरे का वैल्यू इतना आता है। Yeah? Yes, sir. Thank you, sir.
ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव फोर्स जस्ट रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, वो रिप्रेजेंट करता है रिपल्शन। कूलम्स लॉ में ही एक नेक्स्ट सब हेडिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स था k q1 q2 by r स्क्वायर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, r का मल्टीप्लाई करोगे k q1 q2 by r, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। इट कम्स इनटू पिक्चर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इसको एक्सप्लेन करना बाकी है अभी ना। कॉपी कर लिया है क्या सभी ने? यस। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे पिक्चर में आया। ये दो पॉजिटिव चार्ज है, यार रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। द वर्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस उतना लार्ज डिस्टेंस है जहां पे इनका अट्रैक्शन रिपल्शन जीरो। नाउ आई एम टेकिंग देम क्लोज टू ईच अदर। जब मैं इन्हें क्लोज लेके आ रहा हूं, आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। मैं फोर्स लगा रहा हूं, इनका मूवमेंट हो रहा है, तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इन पे वर्क हो रहा है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैंने वर्क किया वो कहां गया, कहां पे स्टोर हुआ? तो जो वर्क मैं परफॉर्म कर रहा हूं बेसिकली दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर एनी प्रूफ फॉर दिस? क्या आप बता सकते हैं कैसे वो उसमें स्टोर हुआ है? मैं क्या करता हूं, जब इनको क्लोज लेकर आ गया हूं तब मैं अपने फोर्स को रिमूव करता हूं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज सडनली मूव करने लगेगा? ऐसा आप फील कर सकते हो, यदि तुमने एकदम से फोर्स हटाया, पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आया, फोर्स हटाया, तो मूव करेंगे एक दूसरे से दूर। कैन यस यू सर। फील दिस? Yes, sir. चलो, यदि वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं तो उन्हें पुश करके नहीं आया था, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके नहीं आया था। बेसिकली उनमें जो काइनेटिक एनर्जी आई, कहीं से एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। जो मैंने वर्क किया था वो इस फॉर्म में से हुआ, और वही एनर्जी अब उनके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये मैंने प्रूव किया, एक्सप्लेन किया। पहले मैंने वर्क किया, वो सेव हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे ही मैंने फोर्स मूव किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है सभी Yes, को? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये फॉर्मूला है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। मैं लिख देता हूं, नेगेटिव रिप्रेजेंट अट्रैक्शन, पॉजिटिव रिप्रेजेंट रिपल्शन। Excuse me, sir. यस, Q1 Q2 क्या होता है? How will the, sir, how will the same example you gave will work in the case of attraction? yes, I can give example in the form of attraction also. In case of attraction, one is positive, another is negative. Now they have tendency to come close to each other. Yeah,
इसको मैं थोड़ा सा sir. अलग फॉर्म में देता हूँ. When two charged particles are already there, they have certain force of attraction. Now I am applying some force to take them away from each other. मैं उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ. यदि मैं उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा? मैंने कुछ वर्क किया, वो वर्क कहाँ गया? जैसे ही मैंने रिमूव करूँगा, they will gain certain kinetic energy. वो kinetic energy में कन्वर्ट हो जाएगा. Clear? Yes, sir. Thank you, sir. कॉपी कर लो. सेशन आज का हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. डन सर. ठीक है. मुक्तित का वैसे सर BSH मतलब कि सब्जेक्ट BSH जो भावना में है, बॉटनी या जूलॉजी, आई डोंट नो, शायद बॉटनी की है. पाठक सर क्या लगता है तुम्हारा पार्ट? बायो लेंगी मतलब भावना में. बायोलॉजी लेती है, कोई एक पार्ट लेती है बॉटनी या जूलॉजी में से.